नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 10 का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने जो वीडियो तैयार किए हैं ना, उसमें पहला पार्ट हमने आप लोगों को करा दिया है। सेकंड पार्ट आपको देने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चनों को, शॉर्ट क्वेश्चनों को रिवाइज किया था। अब हम क्या करेंगे कि आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे। इन क्वेश्चनों में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर आपको एग्जाम में बैठना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आकर के पढ़ सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखते समय आप लोग बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। आप अगर क्वेश्चनों को तैयारी करनी है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को इग्नोर नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हमारी खास रहेगी। देखते हैं स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 पढ़ा है आपने, अब ये है पार्ट 2 आपका। तो वेक्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लेकर के आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखते हैं इधर, देखो यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया है कि सदिश 3i प्लस के 2j माइनस k तथा सदिश 12i प्लस 5j माइनस 5k दोनों पर लंब इकाई सदिश। तो दोस्तों, जो भी ये क्वेश्चन मैं दे के आ रहा हूँ आपको, यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास दो सदिश हैं। मान लिया कि हमारे पास एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, और दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका शॉर्ट होने वाला है, 2 नंबर में या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगेगा और हमारी वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को पहली वाली सदिश को मान लेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर 3i 2j k। दूसरा है बी वेक्टर। बी वेक्टर सदिश मान लेंगे ये 12i प्लस 5j माइनस 5k। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास कोई दो सदिश होते हैं और दोनों सदिशों पर इकाई लंब सदिश लगाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर पर, ऐसे देते हैं, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब इकाई सदिश, दोनों पर लंब इकाई सदिश एन कैप कह सकते हैं। एन कैप नाम दे देंगे यहाँ पर दोनों पर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब इकाई सदिश एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन का लंब इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त करेंगे, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणन। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड है i j k। इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी i गिवन ए वेक्टर के जो भी सदिश दिया हुआ उसके गुणांकों को, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 2 है 2 लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1। ऐसे यहाँ 12, यहाँ 5, यहाँ माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो i कैप बराबर, यहाँ देखते हैं i कैप को लिखेंगे तो इसको हम दबाएंगे तो इसका हम क्या कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, यहाँ 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस j कैप। तो j में ये दबाएंगे, 5 दिया 15 माइनस के माइनस 12 एकम 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस यहाँ के कैप को लेके चलेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 हो जाएंगे और 12 दूनी 24 ये हो जाएंगे माइनस के। तो ये तो रहा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप। यहाँ इन्हें सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 गए तो माइनस 5 माइनस जे कैप, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 3 प्लस के, इसमें से घटा देंगे तो माइनस के 24 में से 15 घटाएंगे माइनस के 9 आ जाएंगे, तो माइनस 5i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप, यहाँ ये हो जाएंगे माइनस के 9
के कैप। तो दोस्तों ये आ गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आ गया ये? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम निकालेंगे यहीं से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड परिमाण। तो इसको निकालते हैं अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग 5 का स्क्वायर, यहाँ बेटा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर बेटा माइनस के 9 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसे तो अंडर रूट में 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 81 और 90 हो जाएंगे, 90 और 20 110 115 हो जाएंगे। ये आपका आ गया टोटल 115 मैग्नीट्यूड। हमसे कहा गया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमने ये सूत्र लिखा था आपको एन कैप बराबर लंब इकाई सदिश को। तो इनके मान लगा दो यहाँ पर। तो मान लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे एन कैप बराबर इसका जो सदिश आया है वो है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 9 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आया है अंडर रूट में 115। तो ये जो आंसर आया है ये है सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों पर लंबवत इकाई सदिश। ठीक है बेटा, इसे कंप्लीट कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन बेटा आपका ये आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। सन 2023 में भी पूछा गया था और इस साल भी आने के कुछ चांस रहेंगे। देखते हैं स्टूडेंट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहे हैं उसकी जिसकी आसन्न भुजाएं ये और ये है, आसन्न भुजाएं दी हुई है। अगर किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं दी है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। कितने का आता है ये? अंक 5 का पक्का क्वेश्चन आएगा ये। अंक 5 में आता ही आता है, निश्चित क्वेश्चन आता है ये। बहुत अच्छा सवाल है और लगभग मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है ना, तो हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है ना, देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या दिया होगा। क्या कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ये और ये दी हुई हैं, दो सदिश दिए हुए जिनकी आसन्न भुजाएं हैं जो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को दर्शाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका क्षेत्रफल निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का। तो बेटा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों संगत, दोनों जो आसन्न भुजाएं होती हैं उनके हमने अगर सदिश मान लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या मान लिए? ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर गुणा क्रॉस बी वेक्टर का जो मोड निकाल लेंगे वो है हो जाता है आपका क्षेत्रफल। इकाई कह सकते हैं हम यहाँ पर। क्या हो जाएगा ये? इकाई। यानी सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको लिख देंगे वर्ग इकाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे सदिश दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर उनको मान लेंगे। यहाँ देंगे ए वेक्टर बराबर 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप। वी वेक्टर दिया हुआ है स्टूडेंट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो छात्रों सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी पहले हम सदिश रूढ़ा निकालेंगे इसका। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे i j या k। i यानी पहले सदिश के गुणांक कितने दिए हैं वो गुणांक लिख लेंगे 3 यहाँ 2 यहाँ -1 इधर 1 2 3। बेटा सदिश रूढ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम i निकालेंगे। यहाँ देखिए इसको सदिश को अच्छे से समझेंगे। i के का ये गुणांक निकालेंगे तो हम पहले क्या इसका अपना यहाँ कर देंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे माइनस इसका अपना यहाँ कर देंगे 2 एकम 2 माइनस का सूत्र में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। इसी प्रकार j कैप, अब j कैप निकालेंगे तो 3 तरफ 9 हो जाएगा माइनस 1 का अपना इक्वल करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा प्लस k कैप निकालेंगे तो इसका अपना यहाँ करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2। तो ये रहा आपका क्रॉस प्रोडक्ट यानी i कैप 6 और 2 8 हो जाएंगे स्टूडेंट माइनस या 9 और 1 10 हो जाएंगे विद्यार्थी। इधर k कैप है इधर हो जाएंगे आपके 4, इन 6 में 2 घटा देंगे 4 बचेंगे। तो ये आ जाएंगे 8i कैप माइनस 10j कैप प्लस 4k कैप।
छात्रों ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने प्राप्त किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मींस मापांक, ठीक है ना। तो इसका मापांक यानी परिमाण निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, दो सदिशों का परिमाण निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जो भी सदिश दिया होगा उस सदिश के अदिश अदिश घटकों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अंडर रूट में क्या करेंगे, उनके अदिश घटक 8 का स्क्वायर, इधर माइनस के 10 का स्क्वायर, इधर बेटा 4 का स्क्वायर। जब इन्हें सॉल्व करेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे तो 8 का वर्ग 64, यहाँ बेटा 100 और इधर हो जाएंगे आपके 16। सबको हम ऐड कर लेंगे बेटा, ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 की 0 हो जाएगी, हासिल में क्या हो जाएगी 1। यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 2 और 6 8 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा ये 1, यानी 180 तैयार हो जाएंगे यहाँ पर। अब 180 के हम फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 180 के फैक्टर करेंगे तो यानी जितने पहले हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र बताया था मैंने आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आया कितना है इसका, तो यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट में 180। 180 के फैक्टर कर लो बेटा, 180 के फैक्टर से साइड में करके देख लेते हैं हम लोग 180 के फैक्टर। तो 2 से क्रॉस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 90, फिर 2 से क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, फिर यहाँ पे हम 3 से क्रॉस कर सकते हैं तो 15, फिर यहाँ 3 से क्रॉस कर देंगे यहाँ 5, यहाँ 5 से 1। तो ये हो जाएगा, इनको हम लिख सकते हैं यूं करके रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये आप स्क्वायर रूट है इसलिए 2 के पेयर बना सकते हैं। 2 के पेयर बनाने के बाद क्या हो जाएगा, इनको बाहर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई ये 3 रूट में हो जाएंगे ये 5। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट 5। आंसर हो जाएगा ये आपका वर्ग मात्रक लिख दो या वर्ग इकाई लिख दो। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल हो एग्जाम में अगर आएगा आपका तो आप 100% करके आएंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है उसकी आसन भुजाएं दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सदिश को ए वेक्टर दूसरे सदिश को बी वेक्टर मान लेते हैं। मानने के बाद में पहले उसको निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणा निकालते हैं। सदिश गुणा निकालना है सीधा हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकाल लेते हैं, फिर सूत्र लगा देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया है आपका 180 अंडर रूट में, उसके फैक्टर किया हमने। फैक्टर करने के बाद हमारा आंसर आया है 6 अंडर रूट 5 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। ये देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग कंप्लीट कर लो इसको। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी के प्रकार का है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो क्वेश्चन आते हैं, या तो आएगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या आएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब हम लेकर के आए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हमने समझा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेटा इसमें क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आसन भुजाएं, जिसकी आसन भुजाएं ए वेक्टर बराबर और बी वेक्टर दी हुई है। अगर किसी त्रिभुज की आसन भुजाएं दी हो तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं देखते हैं स्टूडेंट। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारे पास जो सदिश दिया हुआ पहला ए वेक्टर उसको लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा सदिश है हमारे पास बी वेक्टर -5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है ना स्टूडेंट। आगे जब इसको निकालेंगे सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। साथियों हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारी दोनों आसन भुजाएं दी होती हैं तो सबसे पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश मान लेते हैं। उन्हें मानने के बाद में हम क्या करते हैं कि उनका सदिश गुणन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सदिश गुणन। तो सदिश गुणन निकालने का तरीका है i j यहाँ k। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो k है ही नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हम नीचे गुणा कर लो, यहाँ 3 यहाँ 4, इधर k है ही नहीं तो 0 लिख लो बेटा। इसी प्रकार इधर 5 माइनस का यहाँ 7, यहाँ k नहीं है तो 0। राइट है स्टूडेंट। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसे हम i का मान निकालेंगे। i निकालेंगे ये 0 क्रॉस रहेगा, इसका इधर गुणा करेंगे तब भी 0, इसका यहाँ गुणा करेंगे तब भी 0 माइनस j कैप। अब j कैप में इसे दबा लेंगे हम बेटा, इसको दबाएंगे तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये भी 0, इधर का गुणा यहाँ करेंगे प्लस के ये भी 0, प्लस यहाँ कर लेंगे k कैप। k कैप में ये दबाएंगे तो 7 या 21 हो जाएंगे बेटा,
माइनस 5 और 20 प्लस के हो जाएंगे ये। इन्हें सॉल्व कर लो बेटा। देखो ये जीरो बचा क्या, ये 20 21 41 के ये आ गया। यानी आप लोगों ने निकाला है अभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 41 के कैप। ये आपका सदिश गुणन आ गया। हमें करना क्या है, सदिश गुणन का भी हमें मापांक लेना होता है। तो हम यहाँ लेके चलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। परिमाण निकालने का तरीका होता है अंडर रूट में आई और जे तो है ही नहीं है, तो आई नहीं है तो आई का 0 का स्क्वायर कर दो, जे नहीं है तो जे के लिए 0 का स्क्वायर कर दो, और के है केवल तो के 41 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ। तो ये 0 इसके वर्ग से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 41। तो ये आपका 41 आ गया। अब हमें करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, वो मेन चीज है बेटा। वो सूत्र होता है सूत्र, इसको ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। एग्जाम में सबसे ज्यादा हमें क्या फॉर्मूलों पर फोकस करना है। अगर फॉर्मूले कंप्लीट है हमारे तो हम एग्जाम में समय भी कम लगेगा हमारा, और उसको समय से हम पूर्ण कर सकते हैं और क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण। ये होता है इसका सूत्र। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसी का हाफ कर देते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। इसका मान कितना आया है, अंडर रूट में 41 आया, कितना आया 41 आया ओनली। तो इसका यहाँ बड़ा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 41/2। इसका भाग लगाना चाहे भाग भी लगा सकते हैं इसमें हम। तो 2 का भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, और 2 भाग 1 भाग जाएगा तो आगे टूटेगी बिंदु यानी 20 हो जाएंगे। बचा कितना 1/2। यहाँ लिख सकते हैं हम वर्ग इकाई। स्टूडेंट ये कई बार पूछा गया सवाल है, ये 5 नंबर वाला सवाल है ये आपका। एग्जाम में 100% लो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 100% आने के चांस हैं। अगर क्वेश्चन ना आए तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मन देखना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर भी करते जाना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ये, एग्जाम 2024 के लिए खास बनाई गई है वीडियो, ठीक है ना स्टूडेंट। करो से नोट करो स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर का पक्का आने वाला क्वेश्चन है ये, किसी भी प्रकार से नहीं छूटेगा ये क्वेश्चन। और अगर किसी प्रकार से नहीं आता है तो आप हमसे आके बात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया गया है 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार हैं। यानी 3 सदिश हैं हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी तीनों सदस्यों का परिणामी 0 है। तो वही कह रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये दिया हुआ है, हम सदिश गुणन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ हम क्या करते हैं, हमारा जो संबंध दिया हुआ है गिवन पोजीशन है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। छात्रों सबसे पहले हम करते क्या, हम ये देखते हैं यहाँ पर कौन सा गुणन हो रहा है, यानी अदिश गुणन है या सदिश गुणन है। यहाँ हो रहा है सदिश गुणन, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर से सदिश गुणन करने पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए वेक्टर से सदिश गुणन कर रहे हैं। अब सदिश गुणा करेंगे यहाँ बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस 0। बेटा यहाँ पर क्या है, हमने सदिश गुणन कर दिया तो ए का सदिश गुणन ए से करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए का करेंगे बी के साथ सदिश गुणन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का गुणा करेंगे सी के साथ तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू इसका 0 में गुणा करेंगे 0 रहेगा। अगर किसी 2 सदिशों का गुणनफल होता है तो उसे हम सदिश गुणन यानी एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से दर्शाएंगे। अगर वहीं पर कोई समान सदिश है यानी ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ सदिश गुणन होता है तो उसका मान 0 होता है, क्योंकि ये आपके आपस में जो कोण बनाएंगे वो 0 होगा और साइन 0 का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो इसलिए
किसी समान सदिश का जो सदिश गुणन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ हो जाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आता है, तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इनको उधर भेज दो बेटा, तो ये हो जाएंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसे डाल देते हैं फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पुनः जो ये संबंध दिया हुआ है उसी संबंध में पुनः अब हम बी से सदिश गुणन करेंगे। अब बी से सदिश गुणन करेंगे तो क्या होगा, लिख लेते हैं पुनः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे हम बी वेक्टर से सदिश गुणन करने पर हम बी वेक्टर से सदिश गुणा करेंगे, यानी सदिश बी वेक्टर जो दिया हुआ है उससे हम सदिश गुणा करेंगे। जब सदिश गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो डायरेक्शन, यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, यहाँ दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसको हम डायरेक्शन चेंज करें तो माइनस चिन्ह ले लेंगे आगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ इसका मान 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वो भी क्या जाएगा माइनस के, तो माइनस से हम ये माइनस क्रॉस कर सकते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बेटा इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, यानी हमारे पास 2 समीकरण तैयार हो गए। अब हम लोग चाहें तो यहीं से कह सकते हैं समीकरण 1/2 से, विद्यार्थी अच्छे से समझना, यहाँ जो दिया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, ए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। और यहाँ देखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, तो इसका मतलब ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी और सी के बराबर भी है क्रॉस, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी और ए के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये हो गया ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ये क्या हो गया आपस में सब बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सत्यापित हो जाता है, आप यहाँ कह सकते हैं ये आपका यहाँ प्रूव हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप 100% मेरे हिसाब से तो 100% कह सकता हूँ मैं, हालांकि मैं 100% इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं 100% लिख भी देता हूँ। आप लोग कह रहे हो सर ये आप तो 100% प्रत्येक क्वेश्चन में लिख रहे हो, क्योंकि कारण है मैं क्वेश्चन जो लेकर के आया हूँ इस वीडियो में वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर 10 आपका जितना भी सदस्य में से क्वेश्चन आएंगे वो हमारी वीडियो के अलावा अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया है क्वेश्चन जो आएगा आपका वो अंक 5 का होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का होगा ये, ठीक है बेटा। स्टूडेंट अब ये जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है ना। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्य इकाई सदस्य हैं, इकाई यानी मात्रक सदस्य हैं। अब वो ये भी कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो इक्वल क्या है उनका मान 0 है। तब वो कह रहा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर प्लस डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, हमें मान निकालना है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों कैसे हैं, इकाई सदस्य हैं। कैसे हैं ये इकाई सदस्य, तो इकाई सदस्य नाम क्या होता है, इकाई सदस्य, इकाई सदस्य का परिमाण 1 होता है। तो हम लोग यूं कह सकते हैं ए वेक्टर का मोड इक्वल टू
बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1। यानी ए वेक्टर का मापांक जो दिया हुआ वो भी 1 होगा, बी वेक्टर का मापांक भी 1 होगा, सी वेक्टर का मापांक भी 1 होगा, ये दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमसे यूं कहा गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये संबंध दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो यहाँ ये संबंध दिया हुआ है, जो अभी क्वेश्चन कराया है उसी के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, परंतु उसमें सदिश गुणन था, इसमें अदिश गुणन है। ठीक है ना, तो सदिश का आएगा या अदिश का आएगा, अगर सदिश नहीं आया तो अदिश आएगा, अदिश नहीं आया तो सदिश आएगा, आना पक्का क्वेश्चन है इसमें से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए वेक्टर से अदिश गुणा करेंगे। यहाँ बेटा अभी हमने किया था सदिश गुणा, यहाँ करेंगे अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणन करने पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, पहले ए वेक्टर से अदिश गुणा कर रहे हैं, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। हम आपको बता दें कि किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणा किया जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मापांक का इसका कर सकते हैं, इसको हम मॉड का इसका कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी ए वेक्टर के डॉट का मापांक का स्क्वायर, ये हो जाएंगे आपके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस अदिश गुणा में जो अदिश गुणा होता है उसमें क्रम मायने नहीं रखता है, क्रम कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्रम बिनमैनियम लागू होता है, अदिश गुणा में क्रम बिनमैनियम लागू होता है, तो इसको हम कर सकते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मान हो जाएगा 1 प्लस यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। स्टूडेंट इसी प्रकार अब हमारे पास क्या है, अभी हमने किया है ए से अदिश गुणा, अब करेंगे हम बी से अदिश गुणा, फिर करेंगे हम सी से अदिश गुणा। तो लिखेंगे पुनः है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेंगे बी वेक्टर से अदिश गुणन करने पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर से अदिश गुणा कर रहे हैं, अब अदिश गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका इसके साथ जब अदिश गुणा करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी का बी के साथ करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा, क्रम चेंज कर देंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मान हो जाएगा बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, यहाँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। बेटा इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि दिया हुआ है बी वेक्टर का परिमाण कितना है 1, क्योंकि बी एक इकाई सदिश है, तो ये हो जाएंगे बेटा यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -1, समीकरण नंबर डाल देंगे 2 बेटा है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे अभी हमने ए सदिश ए से किया था हमने अदिश गुणन, अब हमने बी से अदिश गुणन किया है, अब करेंगे हम सी से अदिश गुणन। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार सी वेक्टर से अदिश गुणन करने पर बेटा जब हम सी वेक्टर से अदिश गुणन करेंगे तो ये संबंध जो आएगा वो आ जाएगा आपका सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ हो जाएंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसका मान 1 हो जाएगा,
या इसको बोल सकते हैं सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस में। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसका हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसका मान -1। समीकरण नंबर डाल देंगे इसको थर्ड। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम लोगों ने जो किया था, पहले सदिश ए से अदिश गुणा किया, फिर सदिश बी से अदिश गुणा किया, फिर सदिश सी से अदिश गुणा किया। अब फिर क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण तीनों को, समीकरण 1 को, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को, सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आता है देखते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 जोड़ने पर बेटा हम समीकरण तीनों को जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ ए बी यहाँ भी ए बी, यानी इसमें भी ए बी वेक्टर इसमें भी ए बी वेक्टर, कितने आएंगे 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसी प्रकार अब इसमें देखें, इसमें सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसमें भी दिया हुआ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ भी हो जाएंगे 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएंगे, इसी प्रकार 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएंगे। इधर स्टूडेंट माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस के हो जाएंगे 3, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3। स्टूडेंट इस 2 को आप उधर पक्षांतर कर देंगे तो भाग में जाएंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। तो विद्यार्थी ये जो सवाल का आंसर है -3/2, यही आपका आंसर रहेगा। ये आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट काफी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, परंतु 5 नंबर या 8 नंबर में आने के इसके चांस रह सकते हैं। कितने में आ सकते हैं ये? इसके चांस रह सकते हैं या तो 5 में या फिर ये आ सकता है तो 8 नंबर में, इसके चांस रह सकते हैं। अच्छे से रिकवर करेंगे इसको, ठीक है ना, कंप्लीट करो इसे भी।